तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल सीक्यूब साइंस जोन में। तो मैंने जो आपकी पिछली क्लास में बीएससी सेकेंड ईयर की जो हमारी क्लासेस चल रही थी, ठीक है, फिजिक्स की, उसके अंदर मैंने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस किया था। जो क्लास 4 थी उसके अंदर मैंने बात किया था जो स्केलर अदिश प्रवणता होती है, क्या होती है, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर ग्रेडियंट होती है, अदिश प्रवणता होती है, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, तो आज की क्लास में बात करने वाले जो अदिश प्रवणता होती है उसका मान ज्ञात करना है। किसके? जो लंबी वक्र रेखीय निर्देश तंत्र होते हैं, यानी जो ऑर्थोगोनल लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं, उसके अंदर अदिश प्रवणता का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी जो हेडिंग है उसको अच्छी प्रकार से देखना, कि हेडिंग को अच्छी प्रकार से देखेंगे तो आपको कुछ बेटर समझ में आ पाएगा। क्योंकि आपको ये नहीं पता होगा कि हेडिंग करना क्या है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एग्जाम में सबसे पहले हमारा काम होता है हेडिंग को आराम से पढ़ना, जो दिया हुआ है वो आराम से पढ़ें, फिर जाकर के क्वेश्चन को हल करना शुरू करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारी हेडिंग क्या है उसको देखेंगे। हेडिंग में हमारा दिया गया है, तो क्या दिया गया है कि अदिश प्रवणता का मान लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में ज्ञात कीजिए। किस में ज्ञात करना है? लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में ज्ञात करना है अदिश प्रवणता का मान। ठीक है, द वैल्यू ऑफ स्केलर ग्रेडियंट इन द ऑर्थोगोनल कर्ल लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, देखना। तो सबसे पहले हम इसे याद करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके सदिश रूप लेंगे। तो हमने पढ़ा है पिछली क्लास के अंदर कि जो अदिश प्रवणता होती है उसका सदिश रूप में व्यंजक क्या होता है, यानी फॉर्मूला क्या होता है। तो हमने देखा था कि सदिश रूप में जो ग्रेडियंट फाई होती है, जो अदिश प्रवणता होती है उसे ग्रेडियंट फाई से व्यक्त किया था। और ग्रेडियंट फाई को हमने जो फाइनल जो फॉर्मूला निकाला था वो क्या था कि डी फाई अपॉन डी एन में इंटू क्या था, हाँ उसमें तो क्या था कि डी फाई अपॉन डी एन मैक्सिमम था। अब हम मोड को उठाएं, मोड को हटाने पर क्या प्राप्त हुआ था हमें कि जो डी फाई अपॉन डी एन मैक्सिमम था वो तो हट जाएगा, और जो एन केप था, जो एकांक सदिश था, जब वो एकांक सदिश था उसके आ जाए यूनिट वेक्टर था, वो क्या आ जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली क्या हुआ कि जो ग्रेडियंट फाई है बराबर क्या हो जाएगा, डी फाई अपॉन डी एन इंटू एन केप। तो इसको हम क्या दे देंगे, समीकरण नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, और ये जो एन केप होता है वो इकाई सदिश होता है। वो किस प्रकार से देखते हैं एकांक सदिश को, इसका सूत्र ये होता है, एन केप होता है एन का वेक्टर अपॉन एन का मोड। जो एन का वेक्टर होता है, जो एन का मान दिया हुआ होता है, उसमें किसका डिवाइड कर देना है, जो एन का मोड होता है, परिमाण होता है, उसका भाग दे देना है। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एकांक सदिश प्राप्त हो जाएगा। ये आपसे 11th में देखिए, चाहे 12th में देखिए, या फर्स्ट सेकंड किसी में देखिए, एकांक सदिश सेम पता है। ठीक है, अब जो ग्रेडियंट फाई है उसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। किसके अंदर ज्ञात करनी है, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के अंदर। ये तो बात स्वाभाविक है कि लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र की बात करें तो इसमें 3 होंगे, 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, 3 कोऑर्डिनेट्स यानी कि अक्ष वाई जेड, तीनों अक्ष पर होंगे। तो हम फाइनली हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ग्रेडियंट फाई बराबर क्या मान लेंगे हम, G1 E1 प्लस G2 E2 प्लस G3 E3। ये G1 ग्रेडियंट्स का मान है, E1 क्या है जो इसकी निर्देशांक है, E1 E2 E3 एकांक सदिश को भी नोट करते हैं E1 E2 से। ठीक है, तो E1 E2 E3 है क्या, एकांक सदिश है इसकी। तो G1 E1 कैप प्लस G2 E2 कैप प्लस G3 इसकी, देखना इसके ऊपर कैप है तो इसके ऊपर भी क्या था, कैप था। तो क्या हो जाएंगे, जो E1 E2 E3 है वो क्या है, एकांक सदिश है, G1 G2 G3। ठीक है, समीकरण नंबर क्या दे देंगे, इसको ए पॉइंट दे देंगे, समीकरण नंबर ए पॉइंट दे देंगे। अब हम बात करें तो दोनों तरफ क्या करना है, हमें डी आर से मल्टीप्लाई कर देना है। ये रहा, ये देख लीजिए। अब हमें क्या कर देना है, तो डी आर से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए अब दोनों तरफ हमें दोनों तरफ डी आर से अदिश गुणनफल करने पर, डी आर से क्या करना है, अब अदिश गुणनफल कर देना। उधर क्या था, ग्रेडियंट फाई था, और इधर क्या था, डी फाई अपॉन डी एन इंटू एन केप था ना। तो उसको क्या करना है, डी आर से मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों तरफ डी आर से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, इसमें देखिए तो ग्रेडियंट फाई इंटू डी आर हो गया, और इधर भी क्या हो गया, डी फाई अपॉन डी एन मैक्सिमम इंटू एन केप इंटू डी आर हो गया, कर दिया। अब देखना डी आर को मान, हमने देखा होगा कि डी आर का मान क्या होता है, यानी जो स्थिति सदिश होते हैं, एकांक स्थिति सदिश होता है उसका डी आर का मान क्या होता है वो हम देखे थे पहले। ठीक है, हमने पढ़ा भी होगा। तो क्या हो जाएगा, जो लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र होता है उसमें क्या होता है, डी आर का मान E1 कैप, ये जो एकांक सदिश लेनी तो लेनी है साथ में। ठीक है, H1 DU1, H1 क्या है, बेस जिसको बोलते हैं आधार सदिश आप। ठीक है, अदिश गुणांक बोलते हो या। ठीक है, तो E1 कैप ये इसकी डेफिनेशन मैंने टोटली आपको पिछली क्लासेज में बता दी गई है। ठीक है, यानी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बताई नहीं गई है। ठीक है, सब का सब पीछे मैंने बताया हुआ है। तो E1 कैप H1 DU1 प्लस E2 कैप H2 DU2 हो जाएगा, और प्लस में E3 कैप H3 DU3। ये क्या था, R की वैल्यू थी, ये थी DR की वैल्यू। किसकी थी, DR की वैल्यू। अभी DR की वैल्यू कहाँ पर रख देंगे, इसमें लिख देंगे, DR की वैल्यू इसमें अप्लाई कर देंगे। किससे, ये DR की वैल्यू इसमें अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो प्राप्त होता है वो क्या होता है, वो देखिए। जो ग्रेडियंट फाई था ऊपर वाला था सेम का सेम, देखना ये रहा, ग्रेडियंट फाई रख दिया, ये DR है। ठीक है, अब अगले वाले टर्म है उसमें हम DR की वैल्यू रख देंगे। इसके बाद देखना
जो G1 E1 है ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई थी, पहले देखना ग्रेडियंट फाई की आई थी, ये रही G1 E1 G2 E2 प्लस G3 E3, ये क्या कि ग्रेडियंट फाई की वैल्यू थी, तो हमने इस पर अप्लाई कर दिया। तो क्या हो जाएगा G1 E1 प्लस G2 E2 प्लस G3 E3, ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, जो ये डी आर का वैल्यू दी गई है, ये डी आर है, इससे वैल्यू हम ज्ञात कर देंगे। तो डी आर क्या देखिए E1 H1 DU1 प्लस E2 H2 DU2 प्लस E3 H3 DU3। तो फाइनली हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर वैल्यू पुट करके इसको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद में जो हमारे पास जो वैल्यू प्राप्त होती है वो क्या होती है, वो देखिए। तो डी फाई अपॉन डी एन मैक्सिमम, ये क्या हो गया, जो इससे प्राप्त हुआ डी फाई अपॉन डी एन मैक्सिमम, इससे एन कैप इंटू डी आर, ये एन कैप आ गया, ये सेम है किसकी वैल्यू है, ग्रेडियंट फाई की वैल्यू। ग्रेडियंट फाई होता है, इसको हम लिख सकते हैं ग्रेडियंट फाई। इसको मल्टीप्लाई किससे किया था, डी आर से किया था, तो डी आर का कैप हो जाएगा और कोस थीटा। ठीक है, अब हमें क्या प्राप्त हुआ वो देखें ना कि G1 H1 DU1। अब जो हमारे पास आर की वैल्यू थी वो रख देनी है, ये तो मान था इसके अंदर, ये तो G1 का मान था, इसमें देखो ये आर दिखा रखा है मल्टीप्लाई में, इसके वैल्यू रख देंगे। जो ऊपर वाली वैल्यू प्राप्त हुई थी हमें जो H1 DU1 वाली, वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो G1 देखना G1, ठीक है, H1 DU1, G1 H1 DU1, E1 सेम है दोनों के अंदर, E1 दोनों के अंदर सेम हो तो E1 को ले लेंगे, E1 को नहीं लेंगे, ये ठीक है। तो क्या बचेगा, देखो इधर तो ले लेना G1, उधर क्या ले लेंगे H1 DU1, इसमें G2 H2 DU2, इसमें ले लेंगे G3 H3 DU3। देखना G1 H1 DU1 प्लस G2 H2 DU2 प्लस क्या हो जाएगा G3 H3 DU3। अब बराबर में हमें क्या लेना है, इक्वल में ले लेना है डी फाई अपॉन डी एन इंटू डी आर कोस थीटा, जो हमने ऊपर याद किया था। ठीक है, इसको क्या रख देंगे, इक्वल में रख देंगे। इक्वल में रखने के बाद में हमें जो क्या टर्म निकल के आई है वो आई है कि G1 H1 DU1 G1 H1 DU1 प्लस G2 H2 DU2 प्लस G3 H3 DU3 और बराबर क्या हो जाएगा डी फाई अपॉन डी एन मैक्सिमम डी फाई इंटू डी एन। यहाँ कोस थीटा क्या था, 0 था, और कोस 0 का मान क्या होता है 1 होता है, तो 1 रख देंगे। मैक्सिमम के लिए बात कर रहा हूँ मैं। तो dx बराबर ये किस प्रकार से बात हुआ। अब हम वैल्यू बात करें dx की, तो dx की वैल्यू क्या होगी वो देखिए। तो dx बराबर क्या होगा डी आर कोस थीटा से, क्या था कोस थीटा का मान निकाल देंगे। कोस थीटा का मान निकालने क्या होता है, आधार बटा करण होता है, तो आधार बटा करण से देख लेना dx अपॉन डी आर। तो dx बराबर क्या हो जाएगा डी आर कोस थीटा हो जाएगा। अब dx की वैल्यू हमारे पास क्या प्राप्त हुई, डी आर कोस थीटा से। ठीक है, तो dx की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, जो इसके अंदर पुट हुए थे। तो देखना माना एक सदिश फलन फाई है। अब देखना कि जो माना क्या होता है, एक सदिश फलन क्या होता है फाई होता है, जो कि क्या होता है निर्देशांक, जिसके क्या होता है U1 U2 U3 पर निर्भर करता है। ये तो बात सही है, जो सदिश फलन होता है वो क्या निर्देशांक पर कोऑर्डिनेट्स पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट पर निर्भर करता है, तो हम जानते हैं कि निर्देशांक स्वतंत्र फलन होते हैं। ये क्या होता है, ये जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं, एक स्वतंत्र चर होते हैं। ठीक है, स्वतंत्र फलन होते हैं। अब इसकी जो फाइनली वैल्यू क्या वो प्राप्त हुई वो देखना कि G1 H1 DU1, ये तो ऊपर वाला सेम है, G1 H1 DU1 प्लस G2 H2 DU2 प्लस G3 H3 DU3। अब इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, dx की वैल्यू क्या कर दी हमने डी आर कोस थीटा, डी आर कोस थीटा dx कैंसिल और डी फाई बच गया। ठीक है, क्या बच गया डी फाई बच गया। तो इसकी जगह हमने क्या रखा था डी फाई है, ये डी फाई की वैल्यू तो है, इसको डी फाई रख दिया। समीकरण नंबर क्या आ गई 2 पास, हमारे पास आ गया समीकरण नंबर 2। अब देखना समीकरण 2 में मान रखने के बाद में जो हमारे पास प्राप्त होता है वो होता है कि इसे क्या कहते हैं, अब हम क्या करें अवकल संकारक लगा देंगे। क्या लगा देंगे, अवकल संकारक, इसे हम अवकल संकारक बोलते हैं। अतः अदिश फलन फाई। ठीक है, अब अदिश फलन फाई दिया था, अब मैंने क्या किया था इधर डी फाई रखा था ना। अब डी फाई रखने के बाद में जो ये हुआ ये देखिए, अब अदिश फलन फाई होता है, क्या है अदिश फलन फाई। अदिश फलन फाई क्या होता है एफ U1 U2 U3, जो मैंने अभी तो आपको निर्देशांक बताए थे। बताने के बाद में तो डी फाई की वैल्यू हम याद करेंगे, तो डी फाई अपॉन DU1 प्लस इंटू DU1। ठीक है, डेल फाई अपॉन डेल U2 इंटू DU2 प्लस डेल फाई अपॉन डेल U3 इंटू DU3। समीकरण इसको क्या दे देंगे हम 3 दे देंगे। समीकरण में 3 प्राप्त हो गया। अब देखना तो समीकरण 3 से हम क्या करेंगे, डी फाई का मान है वो किस में रख देंगे 2 में रख देंगे। समीकरण 2 थी क्या थी, समीकरण 2 ये रही क्या थी, समीकरण देख इसमें मान किसका रखना है डी फाई का रखना है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है। इसमें मान किसका ज्ञात करना है डी फाई का, जो हमने अभी ज्ञात किया है। क्या ज्ञात किया है डेल फाई अपॉन डेल U1 इंटू DU1, जो देखिए ये रहा डेल फाई अपॉन डेल U1 इंटू DU1। ठीक है, इसको क्या कर देंगे उसके अंदर पुट कर देंगे। समीकरण 3 से समीकरण 2 में मान रखने पर रख दिया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ G1, ये तो सेम वाली उसका पीछे वाला पार्ट है, सेम G1 H1 DU1 हो जाएगा, G2 H2 DU2 हो जाएगा, G3 H3 DU3 हो जाएगा। ये तो क्या था उसका पीछे वाला पार्ट था, ये तो क्या उसका पीछे वाला पार्ट, जो ये इक्वल में क्या था डी फाई था। डी फाई की जगह हमें क्या रखना ये मान रख देना, डी फाई की जगह हमने मान रख दिया। क्या रखा
डेल फाई अपॉन डेल यू वन इंटू डी यू वन प्लस डेल फाई अपॉन डेल यू टू इंटू डी यू टू प्लस डेल फाई अपॉन डेल यू थ्री इंटू डी यू थ्री। अब क्या करेंगे, जो गुणांक होते हैं उसकी तुलना करें। गुणांक की तुलना करने के बाद हम क्या होगा, G1H1 है, इसमें जो G1H1 है इसकी वैल्यू क्या है, डी फाई अपॉन डेल यू वन। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, G2H2 क्या हो जाएगी, डेल फाई अपॉन डेल यू टू, ठीक है। और G3 है H3, इसकी क्या हो जाएगी, डेल फाई अपॉन डेल यू थ्री, ये रख दिया, ठीक है। अब G1 देखना, G1 क्या हो जाएगा, जो H है ये इधर मल्टीप्लाई में क्या डिवाइड में चला जाएगा, तो डेल फाई अपॉन डेल यू वन इंटू वन अपॉन H1। G2 क्या हो जाएगा, वन अपॉन H2 डेल फाई अपॉन डेल यू टू, वन अपॉन H3 डेल फाई अपॉन डेल यू थ्री, ठीक है। ये समीकरण नंबर 4 हम कंबाइंड फॉर्म में इसको दे देंगे। कंबाइंड फॉर्म में देने के बाद समीकरण 4 से जो मान आते हैं G1 G2 G3 के मान हम किस में रख देंगे, ए में मान रख देंगे। अब ए हमारे पास क्या आया था वो देखना, ए आया था हमारे पास में, ये देखिए ये रही हमारी ए समीकरण। इसमें क्या मान ज्ञात करना था, G1 का ज्ञात करना था, G2 का ज्ञात करना था और G3 का ज्ञात करना था। ग्रेडियंट फाई हमें आराम से प्राप्त हो जाएगी। E1 क्या थे, एकांक सदिश थे, ठीक है। जो इस एकांक सदिश यूनिट वेक्टर्स थे, G1 G2 का मान हम क्या कर देंगे, जो समीकरण हमारे पास 4 प्राप्त हुई है उससे हम रख देंगे। तो देखना जो हमारे पास समीकरण 4 प्राप्त कौन सी हुई थी, ये हुई थी ना। G1 का मान प्राप्त कर लिए, ये रहा, और G2 का ये रहा, G3 का कंबाइंड फॉर्म दिया था। अब G2 का समीकरण 4 से ए में मान रखने पर, समीकरण 1 में ए में मान रखेंगे। आराम से देखना, एक एक स्टेप देखना। मैं आपको ऊपर ए दिखा रहा हूँ, ये आपको नीचे, ठीक है। ऊपर मैं आपको ए समीकरण नंबर 1 दिखा दे रहा हूँ और नीचे आपको ये दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखना जो मान रखिए ग्रेडियंट फाई में रखने के बाद में क्या प्राप्त हुआ हमें, समीकरण 4 से ए में मान रख दिया, समीकरण 4 से ए में मान रखना है। ग्रेडियंट फाई हो जाएगा, ग्रेडियंट फाई है सेम का सेम है। देखने से में क्या हो गया, ग्रेडियंट फाई सेम है, तो E1 अपॉन H1, E1 है और वैल्यू क्या थी, H1 थी, 1 अपॉन H1 थी ना, तो उसके मल्टीप्लाई में E1 आ गया जो पहले से है। इसमें डेल फाई अपॉन डेल U1 E2 अपॉन, इसके अंदर भी देखो H2 आएगा, फिर कोई क्या लगा, H2 को मुझे लगा ये H2 है, इस तरफ ये इधर क्या है H3, E1 अपॉन H3 E1 अपॉन H2 डेल अपॉन डाल 3। अब ग्रेडियंट फाई क्या हो जाएगा, E1 अपॉन H1 डेल अपॉन डेल U1 और E2 अपॉन H2 डेल फाई अपॉन डेल U2 और E3 अपॉन H3 डेल U3। इसको जो फाई है इसको बाहर ले लिया, कॉमन लेकर के मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। टोटल में से कॉमन ले लिया। अब हमारे पास क्या हुआ, ये वैल्यू किसकी होती है, ये होती है ऑपरेटर की। किसकी होती है, जो डेल्टा होता है उसकी होती है। डेल्टा की वैल्यू है लिख दी ऑपरेटर की, इसको क्या कर दिया मल्टीप्लाई, फाई है, इसका समीकरण दे देंगे 5। समीकरण 5 देने के बाद जो लास्ट हमारा इक्वेशन आती है वो क्या प्राप्त होती है वो देखना। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक्स हो गया था, इसके कारण इतनी गलतियाँ हुई है, ठीक है, सॉरी। अब देखना तो इसके डेल्टा क्या था, अवकल संकारक हमने वही बताया आपको। अवकल संकारक की वैल्यू क्या थी, वो थी क्या क्या, E1 अपॉन H1 डेल U1, E2 अपॉन H2 डेल U2, E3 अपॉन H3 डेल U3, ये क्या थे अवकल संकारक की। अब समीकरण 5 क्या है, अवकल संकारक है। अदिश प्रवणता का लांबिक वक्र रेखीय निर्देश अंतर में रूपांतर समीकरण कहलाता है। जो अवकल संकारक होता है ना वही क्या होता है, अदिश प्रवणता का लांबिक वक्र रेखीय निर्देश अंतर में रूपांतर समीकरण कहलाता है। फाइनली गाइस हमने जो अदिश प्रवणता में लांबिक वक्र निर्देश अंतर में जो अदिश प्रवणता ज्ञात की है उसके मान हमने देख लिए हैं। और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट कर जरूर बताना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया ताकि, और जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि वो अगली वीडियो नोटिफिकेशन आराम से मिल जाए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।